वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। आई होप आपने रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर वीडियो लेक्चर रिवाइज कर लिया है। उसमें इंट्रोडक्शन था सेंटर ऑफ मास का। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास के लेंगे, ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा जो 12th के बच्चे हैं उनको तो पहले से पता है कि हमारे पास प्लेलिस्ट 12th की है। रे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये चल रहा है सब, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग फ्रॉम नमस्ते कविता। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, जिन्होंने प्रोवाइड किया एक छोटी क्लिप ऑफ ए मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। तो चलिए पहले थोड़ी देर के लिए आप सॉन्ग देखिए, मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेट हो जाइए, देन वी विल रिटर्न बैक टू द वीडियो। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा जब तेवर सही, इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा तू तो डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला, तभी तू उलझा। यस, वेलकम बैक आफ्टर मोटिवेशन। और पोस्ट ज़रूर करिए बच्चे, अपने कमेंट्स रखिए कि कैसा आपको लग रहा है। चलिए तो लेट अस मूव टू द वीडियो लेक्चर। देख रहे हो बच्चे, ये आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ मास का। मैंने जो पहला तरीका बताया, बहुत सारे तरीके हैं इसमें, कि आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा आसान है। आपको कोई ना कोई, जैसे यहाँ था, आपने इसको ओरिजिन मान लिया, एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली, क्योंकि बता रहा है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और हर पॉइंट्स के आपने क्या लिख लिए, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, देखो ज़रा। क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सपोजिंग HCl मॉलिक्यूल है, फाइंड। अब ये देखो, लोकेशन पूछेगा आपसे, उसने लोकेशन बताया कि कहाँ से लेना है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैं CM लिख दूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल। अब इसमें बच्चे बताएगा कहाँ से, विद रेस्पेक्ट टू सपोजिंग हाइड्रोजन एटम। और इसमें आपको हो सकता है कि बॉन्ड लेंथ दे दे, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ है HCl मॉलिक्यूल की, वो उसने दे दी है। मान लीजिए, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, R एंगस्ट्रॉम लिख रहा हूँ, चलो। और मास ऑफ क्लोरीन एटम, वो सपोजिंग 35.5 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये सब आपको दिया हुआ है। अब इसमें करेंगे कैसे कि हमारे पास सपोजिंग ये है बच्चा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये आपके पास सपोजिंग क्लोरीन एटम है, ठीक है। और ये है हाइड्रोजन एटम, ये है क्लोरीन एटम, और इसका मास मान लेते हैं MH,
का मास मान लेते हैं mcl, और ये है डिस्टेंस r दे रखा है। अब विद रिस्पेक्ट टू h पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया जिसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है उसको ओरिजिन मान लेंगे, वो मान लिया ओरिजिन। और ये हो गया बच्चे एक्स एक्सिस इधर, और इधर हो गया वाई एक्सिस। असली में तो वाई की ज़रूरत भी नहीं है नहीं, एक्स से काम बन जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या कंसेप्ट था कि आप सबके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, 0,0 कोऑर्डिनेट्स इसके लिख दिए। यहाँ पहुँचने के लिए बच्चे आर जाना पड़ेगा, r,0, और इसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास तो है ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज m1 x1 ये था ना, प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। चलिए m1 कितना है बच्चे, mh मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 0 प्लस मास ऑफ क्लोरीन एटम इंटू r अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, बड़ा अच्छी तरह से कराया जा रहा है बच्चे आपको, है नहीं, इसमें ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करो, है नहीं। जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं, इसमें कंजूसी क्या कर रहे हैं। तो चलिए मास ऑफ क्लोरीन एटम को हम लिख सकते हैं 35.5 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू r अपॉन 35.5 टाइम्स इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना आंसर आ गया ज़रा देख लो बच्चे, अब आप तो सॉल्व करो इसको। तो ऊपर आ जाएगा 35.5, नीचे आ जाएगा 36.5, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, चलो। तो 35.5 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 35.5 अपॉन 36.5 इंटू r। इसको चाहे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज हमारा तो आंसर आ गया इंटू r। इतने एंगस्ट्रॉम 5 से कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं 5 से कट हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया 71 r अपॉन 73 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये तो बच्चे उसी का देखा कि किसी भी एक पॉइंट मास को एक उसको हमने ओरिजिन मान लिया और फिर कोऑर्डिनेट्स लिखकर कर लिया। अब एक और स्पेशल चीज़ बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि टू पार्टिकल सिस्टम से हमें क्वेश्चन, देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने के मेरे पास अलग अलग मेथड होते हैं जिससे कि आप बहुत फास्ट कर पाए। नीट में मैंने बताया कि सारा खेल स्पीड का है, तो स्पीड के लिए आपके पास स्पीड एक्सप्रेस मेथड होनी चाहिए। अब एक्सप्रेस मेथड सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें आप। देखिए, तो टू पार्टिकल सिस्टम में करा रहा हूं, देखना ज़रा आप, इसको बहुत जगह यूज़ करूँगा। टू पार्टिकल सिस्टम है और हमने क्या स्पेशल चीज़ मानी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ मास बी टेकन एज, बहुत जल्दी से होगा, ओरली क्वेश्चन होंगे देखना आप, एज ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास को आपने ओरिजिन मान लिया है। तो जैसे हमारे पास ये है एक सिस्टम, इसमें एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, और इसका मान लीजिए सेंटर मास ये है, ये इसका सेंटर मास है। तो सेंटर मास को हमने मान लिया ओरिजिन। अब क्योंकि टू पार्टिकल सिस्टम है तो इसको एक्सिस से काम चल जाएगा,
तो ये तो बच्चे हो गया सेंटर ऑफ मास ओरिजिन 0, 0, 0, 0 ये है, और ये हो गया बच्चे प्लस एक्स, और इधर हो गया माइनस एक्स। तो सपोजिंग जो पहला वाला पार्टिकल है m1, ये है मान लीजिए m2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मान लीजिए ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि 0, 0 तो ये है, ये हो जाएगा x2, 0, ये हो जाएगा बच्चे माइनस के x1, 0। सही है। सेंटर ऑफ मास बच्चे ओरिजिन पर है, तो आप जरा लगाओ फॉर्मूला x इज इक्वल टू, ये नया फॉर्मूला बन गया m1 x1, देखना भी बनेगा m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब आप बच्चे ये तो 0 हो गया, m1 x1 देखो माइनस के m1 x1 हो गया, मैंने यहाँ पर विथ साइन रख दिया, प्लस m2 x2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया? ये आंसर आ गया कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हैं। यदि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आते तब भी बच्चे यही बनता। तो इसका मतलब एक ज़रा देखो, इसका मतलब यदि ओरिजिन इधर है तो एक पार्टिकल आपका लेफ्ट साइड में, तो दूसरा पार्टिकल राइट साइड में होगा। यदि चलो इसको मैं जनरलाइज कर दूं, चलो ये भी करा देता हूँ। जनरलाइजिंग फॉर n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास को यदि ओरिजिन मान लिया जाए तो क्या होगा बोलो कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब भी मास और बच्चे डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस इनटू मास। थोड़ा सा बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, अभी टॉपिक आएंगे तो डिस्टेंस या रेडियस इनटू मास, रेडियस इनटू फोर्स, रेडियस इनटू मोमेंटम, है नहीं? तो वहाँ पर डिस्टेंस इनटू ऐसे मान के चलो अभी फिलहाल तो मोमेंट कहते हैं उसको, टर्निंग इफेक्ट, अभी आगे टॉपिक आएगा। तो इसका मतलब सिग्मा एम आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यानी कुछ आपके पास मास और एक्स के प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे, कुछ मास और एक्स के प्रोडक्ट निगेटिव होंगे। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मासेस, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ, यहाँ तो आपको मैथमेटिकली लग रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज 0, वैसे होता है वेक्टर सम। मोमेंट ऑफ मास भी आपके पास वेक्टर है, तो मोमेंट ऑफ मासेस का सम जो है वो 0 होता है। अभी मैंने लिख दिया, आगे मोमेंट ऑफ मासेस बताऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड कोऑर्डिनेट का कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड कोऑर्डिनेट के वैल्यूज नेगेटिव होंगे। तो जितने जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या है, एक पार्टिकल राइट में होगा तो दूसरा पार्टिकल लेफ्ट में होगा। तो ऐसा लग रहा है आपको जैसे फलक्रम होता है। किसी को तराजू पता है ना, तराजू बैलेंस। तो जैसे यहाँ पर एक पेन रखा है, एक पेन यहाँ पर है, और इसको बच्चे बैलेंस यहाँ से कर रहे हैं मान लीजिए। तो एक मास यहाँ पर है मान लीजिए m1, एक मास है बच्चे ये m2। जैसे आपके पास तराजू वाला यहाँ से रोक लेता है इसको, तो समझ में आया? तो ये इसको बच्चे ऐसे घुमाना चाह रहा है मास, ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो इसको मोमेंट कहते हैं। मास की वजह से घूमना स्पेस में होता है। आपको पता है कि प्लैनेट अर्थ पर या किसी भी जगह पर तो ग्रेविटी होती है, तो वेट की वजह से घूमता है कोई चीज़, वेट की वजह से टर्निंग इफेक्ट रखता है। जैसे आप दिख रहा है नहीं आपको, जरा देखो, ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं यहाँ से थोड़ा पकड़ूँ तो ये देखो वेट की वजह से घूम रहा है ये। यदि मैं इसको इधर पकड़ूँ तो ऐसे घूम रहा है इधर, ये देखो ना, इधर से पकड़ा, इधर मैंने पाइवोट किया तो ऐसे घूम गया। यदि मैंने इधर से पकड़ा इसको
तो इधर घूम गया। इसका मतलब इन दोनों में से एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर दोनों तरफ टर्निंग इफेक्ट, ये देख लो कितना आराम से समझ में आ रहा है। और पास ले लेता हूँ, और पास, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये जैसे ये है, जहाँ पर इधर की तरफ टर्निंग इफेक्ट और इधर की तरफ टर्निंग इफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ये तो सारा खेल चल रहा है, सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट, ऐसे इधर पार्टिकल वेट, तो जिधर ये ओरिजिन मान लेता हूँ मैं, तो कुछ आपके पास पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो वो कहते हैं मोमेंट ऑफ मासेस। फिलहाल ये यहाँ पर ग्रेविटी में चलता है मोमेंट ऑफ वेट, तो यहाँ हम मोमेंट ऑफ मास की बात कर रहे हैं। आया समझ में? आगे फलक्रम की तरह से लग रहा है नहीं? तो ये बच्चे x1 था, इधर ये x2 है, तो ऐसा जल्दी से कर लिया करो फलक्रम, यानी कि अपनी उंगली रखो, कुछ इधर घूम रहा है कुछ इधर घूम रहा है, तो m1 x1 इधर, m2 x2 इधर, काम खत्म। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान रखना, टू पार्टिकल सिस्टम को समझा रहा हूं मैं अभी, देखना। उससे पहले एक दो चीज़ें और बता दो, वो है कि आपके पास यदि हमें निकालना होता सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स के लिए, तो कर दिया मैंने, पार्टिकल थोड़ा होगा कोई, माना कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कैसे करेंगे, ये भी तो है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम इसको कैसे निकालें। तो लिख लो हेडिंग कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, यानी मास जो है सिस्टम में एक फ्लूइड की तरह से है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें करेंगे कैसे, अब मेन चीज़ तो हमारे पास वही है, ज़रा देखो कि सपोजिंग हमारे पास कोई सिस्टम ले लेते हैं, माने एक रॉड है, अब ये सपोजिंग आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की है, और इसमें ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं चलो, और इसमें जो है यहाँ पर अलग अलग इसकी मास डेंसिटी है। अब ये इसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, अब इसमें करते क्या है बच्चे, यहाँ से पहले सबसे पहले देखो कि ये एक रॉड है, तो ये हम ओरिजिन मान लें, और इसके ये जो है बच्चे एक्स एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सेंटर मास आएगा, सेंटर मास बच्चे नेचुरली एक्स एक्सिस पर होगा। तो यदि पार्टिकल्स होता है तो आपको पता है कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम आई एक्स आई अपॉन सिस्टम का मास एम आई सिग्मा, याद है आपको, ऐसे करते थे यदि पार्टिकल्स था तो, फॉर पार्टिकल, फॉर पार्टिकल्स तो ये है। लेकिन यदि हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सिग्मा जो है बच्चे पार्टिकल के लिए लगता है, जो सिग्मा जो लगता है ये पार्टिकल के लिए लगता है, लेकिन यदि हमें इसको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है तो सिग्मा को हम रिप्लेस करते हैं इससे इंटीग्रेशन से, ये सिग्मा है और ये क्या है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से हमें इसको रिप्लेस कर देना होगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। तो अब बच्चे इंटीग्रेशन, अब एम ith माने कोई एक पार्टिकल है जो ith है, उसका x कोऑर्डिनेट है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं,
इसकी लेंथ ले लेते हैं dx और इसका मास ले लेते हैं बच्चे dm। तो dm जो है इसको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट समझ में आता है आपको, केमिस्ट्री में एलिमेंट सारी चीज़ें उसी से बनी, एलिमेंट से। तो ऐसे ही हमारे पास इस पूरे रॉड का, इसको हमने एक छोटा पीस मान लिया, एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक मान लिया कि हम ये मान के रॉड जो है छोटे छोटे पीसीज ऑफ लेंथ से बना है, पीसीज ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है dx। तो बच्चे mi की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, mi की जगह हम ले लेंगे dm, xi की जगह क्या ले लेंगे, उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट x, और सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन यूज कर ही लेंगे। तो बच्चे बोलो जरा क्या करा जाए। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन dm इंटू x अपॉन dm का इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो है अभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स, ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन है लेट जो एक रॉड है, कंटिन्यूस रॉड, एक रॉड हैज लीनियर मास डेंसिटी, हैज लीनियर मास डेंसिटी, म्यू से डिनोट कर सकते हो, लैम्डा से डिनोट कर सकते हो। लैम्डा एज लैम्डा इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल दे देते हैं बच्चे, यानी प्रोपोर्शनल भी लगा देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर, ऐसे दिया है। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड एल है मान लीजिए, और धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ इसको। टोटल लेंथ ऑफ रॉड is L. So find the position of center of mass from one end, और उसी एंड से बच्चे ये x दे रखा है। तो चलो करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, लैम्डा पता होना चाहिए बच्चे। लैम्डा जो होता है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये होता है मास अपॉन लेंथ, dm अपॉन dx। तो इससे आपके पास dm की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। बस इतना ही तो करना है। अब आपके पास ये फॉर्मूला रेडी है, दिस फॉर्मूला इज रेडी, दिस वन। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास dm की जगह क्या हो गया, लैम्डा इंटू dx इंटू x, यहाँ x छूट जाता है, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dx इंटीग्रेशन। अब बच्चे लिमिट आपको पता है, ये x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। लैम्डा आपको दे रखा है वेयर, अब ये मत करना कि सर ये लैम्डा कट गया, dx कट गया, x बचा, हमेशा x तो ना आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर। तो बच्चे कहते हैं हम तो बायोलॉजी के हैं, हम तो बहुत ही सीधे साधे हैं। अरे भैया सीधे साधे नहीं है, डॉक्टर बनेंगे आप, भयंकर कैलकुलेशन होती है उसमें। चलिए, तो x इज इक्वल टू लैम्डा की जगह हमने रख दिया लैम्डा नॉट,
एक्स स्क्वेयर ये रहा बच्चे, एक एक्स ये मत भूल जाना, ये ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चे, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन अपॉन नीचे भी लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 to L, लिमिट 0 to L। यहाँ बच्चे अब आप लैम्डा नॉट काट सकते हो। अब एक्स स्क्वायर मत काटना हो क्योंकि ऊपर इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन किसका, एक्स क्यूब का, और नीचे किसका है, एक्स स्क्वेयर का। लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to L और 0 to L। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास या नहीं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो, x4/4 लिमिट 0 to L। नीचे एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x3/3 लिमिट 0 to L। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है, देखो 1/4 तो नीचे आ जाएगा, 1/3 ऊपर आ जाएगा, और ये x4 का मतलब L4 हो जाएगा, और नीचे बच्चे ये L³ हो जाएगा। आंसर आ गया 3/4 इंटू L। तो आप देख रहे हो कि जिधर मासिव है रॉड, क्योंकि लेंथ के साथ उसका लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती चली आ रही है, तो इस एंड के बजाय एक मिनट, यहाँ इसके बजाय इधर की तरफ ज़्यादा है, यानी 0.75% यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि लेंथ के साथ इसका मास बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया बच्चे। अब इसी को यूज़ करते हैं, यदि नीट है तो बच्चे आपको डायरेक्टली आना चाहिए कि कुछ हमेशा याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ, देखो कभी कभी ये लिखा जाता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस सिमेट्रिकल बॉडी। यदि ऐसे लिखा जाता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी इज ऑलवेज लाइंग एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी तो सही है, लेकिन मुझे सिमेट्रिकल मतलब जैसे आपका डिस्क हो गया, रिंग हो गया, सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे होना जरूरी थोड़ा है भाई। सिमेट्रिकल बॉडी है लेकिन विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तभी बात समझ में आ रही है नहीं। जैसे आपके पास रिंग है, रिंग का बच्चे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बच्चे सपोजिंग मोटा है, ये माना पतला है, तो सेंटर मास यहाँ तो ना होगा, सेंटर मास भारी की तरफ होगा। या ये ऊपर वाला जो है बच्चे गोल्ड का है, नीचे वाला एल्यूमिनियम का है, तो फिर सेंटर मास अलग होगा। तो हमेशा ये मत कहना, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे हमेशा लिख देते हैं कि सेंटर मास ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी इज ऑलवेज लाइंग एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, हमेशा क्वेश्चन आता है। ये ध्यान से मैंने बता दिया आपको, फंसाएगा आपको, फिर हमेशा आप टिक कर दोगे और फिर परेशान हो जाओगे। तो इस पर प्रेशर नहीं लाना इस चैप्टर पर, ये चैप्टर आसान है। तो सेंटर मास ऑफ ए सेंटर मास ऑफ अ सिमेट्रिकल, तो लिख ही रहा हूं मैं, सेंटर मास ऑफ ए सिमेट्रिकल एंड ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूर लिखना, एंड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये है इंपॉर्टेंट। सेंटर मास ऑफ ए सिमेट्रिकल एंड ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा लाई करता है, लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मैं इसको जीसी लिख देता हूँ। तो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा।
एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब जैसे यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म स्फेयर है, ठीक है, यूनिफॉर्म शीट है। देखो अब इसको बस थोड़ा याद कर लो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेता हूँ, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म यूनि यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, इसके बाद यूनिफॉर्म आपके पास क्या ले लेते हैं बोलो, यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शीट। और क्या हो सकता है बोलो, यूनिफॉर्म स्फेयर, स्फेयर किसी भी टाइप का, सॉलिड हो, हॉलो हो, शेल हो, इन सब का, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है कोन है, यूनिफॉर्म कोन भी ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, सेंटर ऑफ मास लाइज, सिलेंडर कह सकते हैं। यूनिफॉर्म राइट सिलेंडर, टैपर्ड ना हो। अब सिलेंडर कैसा भी हो, सॉलिड हो, सॉलिड है, हॉलो है या शेल है, चलेगा। सेंटर मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर को जीसी लिख रहा हूँ। लेकिन आपके यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चे थोड़े से अलग टाइप के आ सकते हैं। जैसे सेंटर मास ऑफ रिंग है, जो एक निकाल के दिखा देता हूँ, सेमी रिंग है, सेंटर मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी रिंग, ठीक है, सेमी रिंग है मान लीजिए। अब इसका कैसे निकालें, चलो एक करके दिखा देते हैं, अदरवाइज आपको रिजल्ट याद रखना है। तो अब आप एक सेमी रिंग ले लेते हैं। ये आपने एक सेमी रिंग ले लिया, एक सेमी रिंग बना लेते हैं, ठीक है, ये सेमी रिंग है। इसका बच्चे ये सेंटर है, ये इसका हो गया एक्स एक्सिस, इसका ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये इसका बच्चे वाई एक्सिस हो गया। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसका सेंटर मास कहाँ होगा। देखो यदि हमने एक मास यहाँ ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया इक्वल, तो सेंटर मास यहाँ होगा। ऐसे हमने यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया, तो यहाँ होगा। तो सेंटर मास बच्चे सारे पीसीस का पेयर में लेते हैं तो यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब सेंटर मास पूरे सिस्टम का कहाँ लाई करेगा, सेंटर मास सिस्टम का वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो हमें वाई एक्सिस ही देखना है बस, तो हमें आपको वाई सेंटर मास वाई ही निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है, एक्स पर तो होगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि सेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा एंगल के हिसाब से आर्क है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो मैं तरीका बता देता हूँ करना, कि यहाँ से अब एलिमेंट है ना, थोड़ा इसमें कर्व है, तो कर्वेचर का मतलब आर्क, आर्क का मतलब आपको एंगल लेना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ से थीटा लिया मैंने, और इसका जो एंगल है बच्चे डी थीटा ले लिया, ये डी थीटा ले लिया। तो एक छोटा सा हमने
डी थीटा एंगुलर विड्थ का, एंगुलर साइज का हमने एक एलिमेंट ले लिया। तो हमने क्या लिया, एक एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है वो बच्चे, एलिमेंट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि रिंग है तो रिंग का बच्चे सेमी रिंग है, सेमी रिंग का जो एलिमेंट है वो आर्क होगा। एलिमेंट क्या लिया, एक आर्क ऑफ साइज, कैसा साइज, एंगुलर साइज डी थीटा ले लिया, बस काम खत्म। रेडियस बच्चे इसकी आर है। अब ये जो एलिमेंट है ये डी थीटा आपको पता है बहुत छोटा है, तो इसको यहां मान के चलना, ठीक है। इसका बच्चे मास ले लो। अब m जो है मान लेते हैं, लेट m मान लेते हैं बच्चे मास ऑफ रिंग। तो बच्चे आप ये बताओ लेंथ, मैं बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, और मास। तो बच्चे लेंथ है इसकी 2 पाई, सेमी रिंग है तो पाई आर, तो पाई आर लेंथ का मास है m। और बच्चे जो आर्क है, ये रेडियस तो r है, ये आर्क कितना होगा बोलो, r इंटू डी थीटा लेंथ। एलिमेंट हमने आर्क ले लिया और साइज, एंगुलर साइज इतना है और इसकी लेंथ कितनी है, अरे भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको याद है नहीं याद है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद आ रहा है नहीं आ रहा, मैं लिख दूं, एक अलग से लिख देता हूं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लो अब आ जाएगा समझ में। तो ये हो जाएगा बच्चे, कितना आर्क हो गया, आर्क इज इक्वल टू रेडियस आर है, तो लेंथ हो गया बच्चे आर इंटू डी थीटा। तो पाई आर लेंथ का मास m है, तो बच्चे r इंटू डी थीटा लेंथ का मास कितना होगा। यूनिटरी क्वेश्चन हो गया नहीं, इसी से टफ लगता है चैप्टर, मैंने इसको आसान कर दिया, r डी थीटा। तो आपसे r से r कैंसिल हो गया, तो ये आंसर dm जो है ये आ गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब चलते हैं आगे। अब बच्चे क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है इसलिए आपको इस एलिमेंट को यहाँ मान के चलेंगे। यहाँ पर ये बच्चे हमने मान लिया dm यहाँ पर है। इस dm का थोड़ा इसको बड़ा कर दो, है नहीं, और बड़ा कर देते हैं। इस dm को आपने कहाँ मान लिया, यहाँ पर है। इस dm के कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हैं, x कोऑर्डिनेट ये होगा, ये x कोऑर्डिनेट है इसके, x, और ये बच्चे इसका y कोऑर्डिनेट होगा, ये y। तो हमें y कोऑर्डिनेट ही चाहिए, y कितना हो जाएगा बोलो, ये बच्चे r है, ये थीटा है, तो y हो जाएगा बोलो r साइन थीटा। इतना आपको बड़ा बड़ा क्लास में नहीं दिखेगा आपको, है नहीं, बिल्कुल सामने आपके ग्लू करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये आपके पास हो गया y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट मास का। इस पॉइंट मास के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, क्योंकि सेंटर मास सेमी रिंग का y एक्सिस पर है तो हमें y पर ही ध्यान देना है, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। सही है, चलें आगे। अब चलो, अब आप आइए बच्चे फॉर्मूला लगाते हुए नेक्स्ट पेज पर चले आते हैं। तो ये हो गया आपके पास y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी काफ़ी बड़ा हो गया ये, एक मिनट, वही वाला चल रहा है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू y अपॉन dm का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर बच्चे dm की वैल्यू कितनी है, जरा देख लो एक बार दोबारा से। dm है m बाई पाई डी थीटा, m अपॉन पाई डी थीटा।
वाई कितना है, वाई की वैल्यू यदि आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर, आर बड़ा लिया है मैंने तो बड़ा लिख देना, आर साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज आप लिख देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m बाई पाई, वाई की जगह बच्चे आर साइन थीटा, डी थीटा को सबसे बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि वो इंटीग्रेशन का, डी एम का बच्चे सम एम ही लिख दो ना, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो, एम इंटीग्रेशन, ये हो गया एम। अब यहाँ पर देखो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ये जो एलिमेंट है आपका ये वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता था, यानी थीटा वेरीज फ्रॉम, ये एलिमेंट यहाँ से लेकर ये एलिमेंट इस एंड तक जा सकता है। यदि यहाँ एलिमेंट होता तो थीटा 0 होता, यदि यहाँ होता तो थीटा 180 होता। ठीक है, तो एलिमेंट इसका मैंने लगा दिया 0 to 180, 180 डिग्री, पाई कह सकते हो उसको। तो m से m कैंसिल हो गया, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बस, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to 180 डिग्री। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, सबको पता है कि इंटीग्रेशन कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, माइनस बाहर लिख देते हैं, इंटू कॉस थीटा, लिमिट 0 to 180 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है, माइनस आर अपॉन पाई ब्रैकेट, मैंने आपको जान के ही करा दिया लेकिन जेई मेंस वाले बच्चों को तो करना ही है, माइनस कॉस 0, तो ये बच्चे हो जाएगा माइनस आर अपॉन पाई, तो -1 -1, तो ये हो जाएगा बच्चे 2r अपॉन पाई, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। जे मेंस वाले में भी बच्चों को थोड़ा सा परेशानी है, जे एडवांस वालों को भी, क्योंकि 11th में उनका इंटीग्रेशन इतना नहीं होता है मैथ्स में, तो जब यहाँ फंसोगे तो बच्चे इंटीग्रेशन में थोड़ा फंस सकते हैं। ये तो आसान इंटीग्रेशन है, चाहो तो आप सेमी सर्कुलर डिस्क का भी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद रखें। और ऐसे ही आपके पास हेमीस्फेयर होता है, सॉलिड हेमीस्फेयर होता है, स्फेरिकल हेमीस्फेरिकल शेल होता है नहीं, ये सारे हैं, इन सब का डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व, तो इतना बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये याद रखना 2r बाई पाई, तो सेमी रिंग है तो उसका ये है। तो अब थोड़ा याद कर लो, रिमेंबर, तो सेमी रिंग हो ही गया आपके पास। अब आपका सेमी डिस्क यदि मैं ले लेता हूं, तो ये सेमी डिस्क ले लेते हैं, ये सेमी डिस्क है। तो सेमी डिस्क का जो सेंटर यहाँ से, मैं सबके लिए एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये है इसका y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर मास y पर ही होगा, सेमी डिस्क। तो उसका y जो है बच्चे, ये y, ये सेंटर मास है, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर मास, y जो होता है वो आता है बच्चे इसका 4r अपॉन 3, इसी तरीके से प्रूफ होता है। इसी तरह से आपके पास हो सकता है हेमीस्फेयर है, सॉलिड हेमीस्फेयर, उसका y कोऑर्डिनेट है 3/8r। इस तरह से बच्चे आपके पास हेमीस्फेरिकल शेल, इसका y है आपके बच्चे, ये r/2 ही है, आया समझ में।
तो ऐसे आपको याद करने हैं, ठीक है। ऐसे हम आगे और थोड़े 2-3 और बताएंगे, और उसके आगे फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा कि हमने एक डिस्क है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के बाहर करते हैं, है ना, या फिर आपके पास कोन है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख देते हैं, तो सेंट्रो मास सिस्टम का कहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम कुछ नई चीज़ें और करेंगे, 2-3 चीज़ें और करा कर इसमें मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएँ। चलिए रिवाइज करिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एंड द मीटिंग नाउ।